अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जिस तरह से हम हमेशा से आपको एक एनर्जेटिक वे में अस्सलाम वालेकुम करते हैं, आपकी सुबह का आगाज हो जाता है। मुझे लगता है जैसे हम बिल्कुल ऐसे एनर्जी से बोलते हैं उस तरह आप भी थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते होंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास है कोई अच्छी बात आज? हाँ, आज मेरे पास अच्छी बात भी और आज मेरे पास स्पोर्ट्स की बात नहीं है। स्पोर्ट्स की बात मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मैंने कहा गजल जब भी मैं अच्छी बात बताता हूँ कहती है हाँ आपके पास कोई स्पोर्ट्स की बात होगी। आज मेरे पास है पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक अच्छी खबर। अच्छा। पाकिस्तान रेलवे का भी हम यही सुनते थे कि वो खसारे में जा रही है, उसके प्रॉफिट्स में कमी आ रही है, उसके पैसेंजर्स में कमी आ रही है। जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, मतलब रोड नेटवर्क्स, रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि पाकिस्तान रेलवे ग्रो कर रही है। और पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक और बहुत ही अच्छी खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान रेलवे अब तरक्कियों के सफ़र, तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे ने चाइना से कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाई थी। वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहुंच आई है और अब पाकिस्तान रेलवे इस काबिल हो चुकी है कि वो अपने जो डब्बे हैं, जिनको कोचेस कहते हैं, वो कोचेस खुद तैयार करेगी और पाकिस्तान में ही लोकली पाकिस्तान रेलवे ये तमाम तर चीज़ें तैयार करेगी। और इसमें एक फैक्टर वो भी है गजल कि पाकिस्तान रेलवे जब से थोड़ा सा इश्तराक कर रही है प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। यही प्राइवेट पार्टनरशिप आप अगर दीगर शोबों में भी लेके आएंगे, आवाम का इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्टेक होल्डर्स जब बढ़ेंगे तो उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो काम सिर्फ गवर्नमेंट के एंड पे होता है तो उसको फिर हम सारे अपने घर की चीज समझ लेते हैं और उसको खराब करने पे लग जाते हैं। लेकिन इससे एक फायदा ये भी होगा कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जॉब्स के हवाले से भी। ठीक है, लोग आगे आएंगे और लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि एक टाइम था जब, मतलब अभी रिसेंट पास्ट की बात है, बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि रेलवे जिस तरह से बहुत नीचे डाउन हो गई है, नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को। तो इस हवाले से भी देखा जाए तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा ही है। हमारे पास आज जबरदस्त स्टोरीज भी हैं। और अब जैसे कि हसनैन ने आपको स्टार्ट में कहा कि आज उनके पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। हाँ, हमने कहा आज आपका हक है, आप कर दो। आज मैं बता देती हूँ। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफा कर दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हुकूमत का, क्योंकि समर और विंटर और पैरालंपिक्स जो गेम्स होती हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसी तरह की जो है वो रिस्पेक्टिवली तमाम तर सूरत हाल रहेगी, जिसमें आपको 75 लाख और 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जबकि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें और सिल्वर मेडलिस्ट के लिए भी मुनासिब इनामी रकम मुख्तस की गई है। नेशनल गेम्स और कायद-ए-आज़म गेम्स के इनफरादी गोल्ड मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। और पीएसबी की नई पॉलिसी के तहत मेडलिस्ट खिलाड़ियों को गोल्ड कार्ड्स भी दिए जाएंगे ताकि वो पीएसबी की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें, जिनमें कोचिंग, सीनियर्स और होटल्स में 20 दिन का मुफ्त क़याम भी शामिल है। जबरदस्त है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी हाल ही में जो इवेंट हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ, कल ही मुझे एक जर्नलिस्ट बता रहे थे कि तकरीबन 10 या 20 हज़ार रुपए की इनामी रकम मिलती थी एक गोल्ड मेडलिस्ट को, और उसी के साथ थोड़ी सी कम सिल्वर मेडल को या फिर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एथलीट थे, जो तैयारी करके आते थे, उनको 10,000 या 15,000 मिलता था। और जिस शख्स से आके सिर्फ 1.5 घंटा गाना गाया उसको 10 लाख रुपए दे दिया। और हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सेगमेंट्स भी किए जिसमें हमारे पास बहुत से एथलीट्स आते थे, उनकी भी यही शिकायत रहती थी हमेशा से। तो ये अगर हम देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गुड इंसेंटिव है फॉर एथलीट्स के लिए, और इस चीज को सराहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा दिया और अल्लाह करे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। हमेशा से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड भी होते हैं, फंड्स वो गवर्नमेंट से भी लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से अलग लेते हैं, सीएम से अलग लेते हैं, लेकिन वो हमें फंड्स कहीं लगते हुए नजर नहीं आते, वो किसी न किसी की जेब में चले जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जब आप लेजिस्लेशन करें या फिर इस तरह के इनामात का ऐलान करें तो वो उस हकदार तक भी पहुंचने चाहिए जो पूरा साल मेहनत करके वो सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल का हकदार बनता है। आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर गजल ये है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार होता है? बहुत सी चीजें हैं। सबसे अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो छुट्टियां वगैरह। स्पॉट ऑन। एग्जैक्टली आज मेरे पास ऐसी ही खबर है, क्योंकि अब 4 से 5 दिन के बाद नए साल का आगाज होगा। नए साल का आगाज में सबसे जो ज्यादा चीज जेर बहस है वो ये है कि 2025 में आम तातीलात कितनी होंगी। आम तातीलात वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से जारी की हैं और वफाकी हुकूमत ने साल 2025 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी किया, जिसमें कुल 16 तातीलात शामिल हैं। आम कौमी तातीलात में 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर,
23 मार्च को यूम पाकिस्तान, 14 अगस्त को यूम आज़ादी, 9 नवंबर को यूम इकबाल और 25 दिसंबर को यूम कायद शामिल है। अच्छा, मजहबी तातीलात की बात की जाए तो उसमें ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, आशूरा और ईद मिलादुन नबी शामिल हैं, जिनकी तारीखें चांद नजर आने पर तय होंगी। 1 मई को यूम मजदूर और 28 मई को यूम तकबीर मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर मसीही बरादरी की बात की जाए तो वो 26 दिसंबर को क्रिसमस के बाद की तातीलात उनके लिए रखी गई और बैंक्स के लिए 1 जनवरी, 1 जुलाई और रमजान मुबारक के पहले दिन को खुसूसी तातीलात होंगी। अच्छा, तो देखिए अभी 2000 नहीं है, लेकिन पहले हम छुट्टियां गिन रहे हैं। पहले ही जो है छुट्टियां बता दी गई हैं, यानी कि हम होपफुल हैं कि 2025 में इसी तरह की खुशियां हमें पूरा साल नसीब भी होती रहें। लेकिन हसनैन, आप इस सारी छुट्टियों में दूसरी छुट्टियां तो भूल ही गई, जो एनुअल लीव्स भी होती हैं लोगों की। वो नहीं, एनुअल लीव्स के अलावा एनुअल लीव्स तो चले होती हैं, कहीं पे 20 होती हैं, कहीं पे 22 होती वो भी साथ हैं। मिला आप लें। एक और छुट्टियां बोल गई हैं, कौन सी? धरने की छुट्टी, एहतजाज की छुट्टी, Exactly. शंघाई ताउन तंजीम की छुट्टी, फिर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए उसकी छुट्टी। आप तो ये कुल मिला के फिर 16 तो ये थी। ये कुल मिला के तो कोई 50-60 छुट्टी है हो ना, जाएगी वो हो हमारी। जाएंगी। तो 2025 और छुट्टियों स्कूल में तो 100 हो जाएगी। हाँ, स्कूल में स्कूल की तो हाँ। 100 लाजमी है। एग्जैक्टली तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर फिर ये 2025 में जो छुट्टियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा होने वाली है। एग्जैक्टली, और इस्लामाबाद वालों की तो बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर जी अब आप एंजॉय करेंगे 2025 को। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही एक शॉकिंग सी न्यूज है, आपको भारत लिए चलते हैं, जहां पर बीवी के तलाक मांगने पर नाराज शोहर ने ससुराल बम भेज दिया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसने अच्छी खबर है, बुरी खबर है? मतलब मैं इसको हंसी मजाक में ले लूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी है कि भारतीय शहर अहमदाबाद में एक नाराज शोहर ने अपनी बीवी और ससुरालियों को सबक सिखाने के लिए ये पार्सल भेजा और पार्सल में आगे बॉम्ब था। ओह माय गुडनेस। जी हाँ, और वो बॉम्ब इस तरह का था कि जैसे ही उसको खोला गया तो 3 अफराद जो है वो जख्मी भी हो गए हैं इसके साथ साथ। और धमाका उस वक्त हुआ जब डिलीवरी मैन जो है वो वहाँ पर पहुँचा और जो दरवाज़ा खोला गया उनके घर में से, किसी भी खातून ने दरवाज़ा खोला, पार्सल उसको पहुँचाया। 44 साला रोपन बारूद नामी शख्स ने मैके जाकर 10 माह पहले तलाक की दरख्वास्त करने वाली बीवी से नाराज होकर इंतहाई सख्त कदम उठाया है। और रोपन बारूद ने इंटरनेट के जरिए देसी साख्ता बम और हथियार बनाने के तरीके सीखे। इंटरनेट के जरिए उसने ये तरीका सीखा। एग्जैक्टली, और ये बॉम्ब बनाया और उसके बाद फिर डिलीवरी बॉय के हाथों जो है वो अपने ससुराल भेज दिया। मुलजिम के घर से हथियार बनाने की एक मिनी फैक्ट्री भी बरामद हुई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा, कहने में जिस तरह मैंने आपको बोला था या बताने में ये स्टोरी बहुत ही फैसिनेट करती है। Exactly. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने इसका रिजल्ट देखना है। रिजल्ट ये है कि उसको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, फिर कानूनी चाराजोई होगी। अभी वो मुलजिम है, कल वो मुजरिम हो जाएगा, फिर बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। सो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना कि आपकी बीवी आपसे नाराज है तो आपने बॉम्ब पार्सल करना है, बल्कि आपने वहां पे जाना है और उनको मनाने की कोशिश करनी है, उनको सही सलामत घर लाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप बम भेज दें। Exactly, हमारे बताने का मकसद, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इससे इंस्पायर हो जाएं और ऐसे काम करने लग जाएं, बिकॉज इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। बहुत ज़्यादा मतलब आप जितना इसकी मजम्मत करें उतनी कम है कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे इसकी रोकथाम के लिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो आप उसको काउंटर कर लें। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हुए भारत से अब नीदरलैंड्स का सफर करते हैं। नीदरलैंड्स में 500 साल पुराना, 500 साल कदीम जूता दरियाफ्त हुआ है। अच्छा, कैन यू इमेजिन 500 साल पुराना कदीम। जूता। और जूता किस चीज का हुआ होगा? प्लास्टिक का, या फिर जिस तरह से हम पहनते हैं वो जो चमड़े का नहीं अक्सर जूते होते हैं। नहीं, लकड़ी का जूता। लकड़ी का भी जूता होता है। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, नीदरलैंड के इस जूते की बात की जाए तो नीदरलैंड के शहर अलकमार में जेर तामीर काम के दौरान माहिरीन को 500 साल पुराना लकड़ी का जूता मिला, जो उस वक्त के किसानों के तर्ज ज़िंदगी और रोज़मर्रा की अक्कासी करता है। माहिर आसार कदीमा ने ये बताया कि ये जूता 15वीं सदी या फिर 16वीं सदी के अवाइल का है और इस जूते का साइज 36 है और ये शहरी इलाके में मिला है, जो इस दौर के लकड़ी के जूतों की जो वसी इस्तेमाल है उसको बताता है। और ये लकड़ी के जूते आज भी आप कहीं ना कहीं देखिए ना तो लकड़ी के जूते आपको मिलते हैं। अच्छा। वो शायद आर्टिफिशियल पीस के स्टोर में मिलते हैं या जो भी है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट आज से 400-500 साल। लकड़ी का जूता पहना जाता होगा, पाँव में नहीं यार उस वक्त इंसान भी तो सख्त थे ना। आप ये देखिए कि देसी गजाएं थी, 400-500 साल पुराना इंसान वो यहाँ से लेके शायद मरी तक या फिर कश्मीर तक पैदल चला करते थे। सो उनके लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। आज के लिए तो बहुत मुश्किल है। आज तो लोग नाजुक हैं। हाँ, नाजुक है। आज हर चीज नाजुक हो चुकी है। एग्जैक्टली, आज के लोग नाजुक हैं और वो लकड़ी का जूता उस तरह से नहीं पहन कर चल सकते क्योंकि पाँव खराब हो जाते हैं और जख्म भी हो जाते हैं।
एग्जैक्टली अब आपने जिस तरह से ये स्टोरी बताई है लकड़ी के जूते की, स्क्रीन पर चल भी रहा है कि किस तरह का वो होता है। अब मैं आपको लिए चलती हूँ स्वीडन में, जहाँ पर स्वीडन की बात करें तो बहुत से जदीद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है। स्वीडन ने अपने शहरियों के लिए एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है, जिसके ज़रिए वो अपने शनाख्ती कार्ड, बैंक कार्ड्स और घर या गाड़ी की चाबियों को एक ही डिवाइस में महफूज कर सकते हैं। अच्छा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी चाबियां भी, इमेजिन आपका तो कर लो, वॉलेट भी, लेकिन अगर आपकी चाबियां भी एक ही डिवाइस में, अगर आपकी हाँ। गाड़ी की चाबी भी एक ही डिवाइस में और घर की चाबी भी एक ही डिवाइस में, और अगर आप कराची में रहते हैं और किसी ने वो ले लिया आपसे, तो फिर सब कुछ गया। मतलब टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ये सोचना चाहिए कि कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो स्नैचर्स होते हैं, अगर वो उसको स्नैच कर लेंगे तो क्या बस होगा? टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, फिर फेल उसको हो तो जाती आगे है। बढ़ना पाकिस्तान ना। में जो भी टेक्नोलॉजी आती है फेल हो जाती है। लेकिन शायद ये फेल ना हो, अभी तक तो ये स्वीडन में है, वहां पर आएगी, देखेंगे उसके बाद पाकिस्तान आती है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी। एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको देता चलूं, ऊपर से एकदम फरवा ने मुझे बता दिया, क्योंकि आप बोल रही थी, उसने कहा कि ये डिवाइस आपके दिल के अंदर इंजेक्ट होगी। दिल के अंदर होगी? हाँ। अच्छा, तो फिर तो चोरी या का कोई दिल जवाब नहीं, हाथ के अंदर, हाथ के अंदर इंजेक्ट होगी। हाथ के अंदर आपकी सारी जो है मतलब वो चीजें आपका आ हाथ जाएंगी। कटेगा तो फिर मामलात खराब होंगे। हाँ, हाथ, अब ये आप कह रहे हैं कि कराची में हाथ कटने लग जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। असल में बात क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के आला मयार को बरकरार रखेगा। देख लें अब, और ये ना सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी बल्कि कारोबारी शोबे में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाएगा, मतलब प्राइवेसी भी होगी इसमें। एग्जैक्टली। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूव होगा स्वीडन का, और उसके बाद अगर दूसरे मुल्क भी इसको कॉपी करते हैं तो लेट्स सी कि पाकिस्तान में, स्वीडन में तो मेरे ख्याल है इसका आगाज हो चुका है आगाज। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से आगे दूसरे मुल्क इसको कॉपी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आती है तो फिर क्या कुछ होता है, कैसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे मैंने जो पहले बताया था उसका तो मैंने काउंटर दे दिया कि वो हाथ के अंदर होगी। हाथ के अंदर होगी ना, तो वैसे आपने बता तो दिया, लेकिन आप देखेंगे कैसा होता भी है या नहीं। अच्छा जी, चले जी, आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताते हैं। हमने अक्सर सुना गजल के मोहब्बत की, शादी के हवाले से, प्रपोजल के हवाले से एक यूनिक प्रपोजल की बात होती है। exactly. लेकिन जापानीज शायरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने ऐसा यूनिक प्रपोजल दिया कैसा है। प्रपोजल था उनका, मैं आपको बता देता हूँ। उसने जीपीएस ड्राइंग के जरिए शादी की पेशकश की है। कैन यू इमेजिन? अच्छा, जीपीएस के ऊपर वो घूमता रहा और ड्राइंग बनती रही। इस तरह का शादी का उसने इनविटेशन दिया या फिर प्रपोजल दिया। वो कैसे दिया? जापानी शायरी ने मोहब्बत के इजहार का एक मुनफरिद तरीका अपनाया और 7,163 किलोमीटर का फासला तय करके जीपीएस ड्राइंग के जरिए अपनी महबूबा को शादी की पेशकश की। शायरी ने 6 माह का वक्त लिया और जापान भर में मुख्तलिफ मकामात का सफर करके जीपीएस पर क्या लिखा? मैरी मी, यानी मुझसे शादी करो के अल्फाज नक्श किए। ये दुनिया की सबसे बड़ी जीपीएस ड्राइंग मानी जाती है और इस मुनफरिद अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जापानी शायरी का कहना है कि वो अपनी महबूबा के लिए कुछ खास करना चाहता था और इस इकदाम ने उनकी मोहब्बत को यादगार बना दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इज शी स्टिल सेइंग नो और गेस? ये जानना यार उसको तो अब यस ही करना चाहिए यार, कर देना चाहिए, क्योंकि बेबे यस कर देना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बेबे हसनैन यस भी कर क्या? देना। 6 महीने 7,000 किलोमीटर का सफर, उसके बाद आप यस ना करें तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर नहीं, वो बात यस करूं, कर दिया, वो तस्वीर देखिए ना साथ। अच्छा, खुशी से हो बैठे सकता है हुए। ये पहले की हो, पहले की होगी तो तब भी तो उसे मैरी भी लिखा है। लेकिन पहले दोस्त भी तो हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो बहुत ही रोमांटिक सा जेस्टर है। अगर उन्होंने इस तरह का इकदाम उठाया है तो आगे बढ़ना चाहिए, आपको नई जिंदगी का आगाज भी करना चाहिए। अब आपको लिए चलते हैं हम दुबई। ठीक है, दुबई में क्या हुआ है? एंटार्क्टिका में जिसको हम कहते हैं ना कि बर्फानी तौदे आप कहते हैं, उसका हैरत अंगेज मंसूबा तैयार किया गया है। दुबई ने पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए एक अनोखे मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके तहत एंटार्क्टिका से आइस बर्ड्स जो होते हैं, जिसको हम बर्फानी तौदे भी कहते हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात लाए जाएंगे, पानी को स्टोर किया जाएगा और इस मंसूबे पर $50 मिलियन की लागत आएगी और ये दुबई के जदीद तरीन माहौलियाती और पानी के मंसूबों में से एक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बर्फानी तौदों के हवाले से तो खलीज अरब में पिघला कर पानी की किल्लत को पूरा किया जाएगा, जो ना सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि ज़राअत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। माहिरीन का ये कहना है कि ये मंसूबा दुबई के विजन 2030 का हिस्सा है और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है। वाह, मतलब कि पूरे का पूरा बर्फानी पहाड़ आप दुबई में लाएंगे, उसको पिघलाएंगे, उसके बाद अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करेंगे। और वैसे भी वो जो एक ग्रीन इनिशिएटिव है दुबई की जानिब से, वो पूरे दुबई को, अबू धाबी को ग्रीन करना चाहते हैं। उस इनिशिएटिव में भी इस बर्फानी तौदे का
एक बहुत अमल दखल होगा। और दुबई जिस तरह के काम कर रहा है, पूरी दुनिया जिस तरह के काम कर रही है, हाँ। ये आज से अगर 20 साल पहले भी सोचें तो ये शायद हमें उस तरह से मुमकिनात में नहीं लगते थे कि हाथ में आपकी ऐसे ही। डिवाइस होगी, फिर बर्फानी तोदा वहाँ से मूव होगा, उसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स लगेंगे। सो ये तमाम तर चीज़ें दुनिया में हो रही है, लेकिन हम अभी भी पूरा समय कि हमने पत्थर के ज़माने में जाना है और बैक एंड पे जाके हमने वही ज़िंदगी गुजारनी है जो हमारे आबा व अजदाद ने गुजारी है। एग्जैक्टली अच्छा जी, हम यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का जी। शॉर्ट स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इसके बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे आज हमारी टीम साउथ अफ्रीका में अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। स्टे विद अस।